Good morning, students. The video is being continued after the first part. In Akbar's region, their jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the mansabdar. अकबर के रीजन में जो जागीर्स थी उनका केयरफुली उनको एसेस किया गया था, उनका अच्छी तरह से उनका एसेसमेंट किया गया था, इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, और लगभग जो मनसबदार की जो सैलरी थी उसके बराबर ही रेवेन्यू आता था. बाय औरंगजेब्स रीजन दिस वॉज नो लॉन्गर द केस ऑफ एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम. अकबर का जब रीजन था, औरंगजेब का जब रीजन था उस टाइम पे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो जो ग्रांट सम था, जो मनसबदार की जो सैलरी थी उससे बहुत ही कम था. देयर वॉज ऑल्सो ए ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द मनसबदार्स, क्योंकि उस टाइम पे जो मनसबदार्स जो थे उनकी संख्या को भी इंक्रीज किया गया था, मनसबदार्स को भी बढ़ा दिया गया था. which meant a long wait before they received a jagir. These and other factors created a shortage in the number of jagir. इसलिए जब मनसबदार्स को बढ़ा दिया गया था, मनसबदार्स को इंक्रीज कर दिया गया था, तो जो मनसबदार थे उनको अपनी जागीर रिसीव करने के लिए लंबा वेट करना पड़ता था. और उसका भी एक बड़ा फैक्टर था इसी वजह से, क्योंकि मनसबदार जो थे उनको बढ़ा दिया गया था तो उनकी जागीर शॉर्ट हो गई थी, उनकी जागीर कम हो गई थी क्योंकि मनसबदार्स को बढ़ा दिया गया था. एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाई दे had Jagir. Aurangzeb was unable to control these developments in the last year of his reign and the peasantry therefore suffered terminology. उसका रिजल्ट क्या हुआ? जब जागीर्स की शॉर्टेज हो गई थी तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे जो जागीरदार थे वो जितना हो सके उतना रेवेन्यू को कलेक्ट करने की सोचने लग गए कि जितना पॉसिबल हो सके उतना वो रेवेन्यू कलेक्ट कर लें. औरंगजेब जो थे वो उन डेवलपमेंट्स को, जो उन्होंने डेवलपमेंट्स किए थे, उन डेवलपमेंट्स को लास्ट ईयर्स में रोकने में कामयाब नहीं हो पाया था, उनको कंट्रोल नहीं कर पाया था, जिस वजह से जो पीजेंट्री थी, मतलब किसान जो थे, उनको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी का या बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सफ़र करना पड़ा था. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक इज जबत एंड जमींदार्स. The main source of income available to the Mughal ruler was tax on the produce of the peasantry. जो मुग़ल रूलर्स थे उनके इनकम का मेन सोर्स सिर्फ टैक्स था, जो पीजेंट्री से प्रोड्यूस किया जाता था, जो किसान लोग थे उनसे लिया जाता था टैक्स, और वही उनकी इनकम का मेन सोर्स था. इन मोस्ट प्लेसेस द पीजेंट्स पेड टैक्सेस through the ruler elects, that is the headman or the local chieftain. मोस्टली प्लेसेस पर जो पीजेंट्स थे वो हेडमैन और लोकल चिफ्टेन्स जो होते थे उन्हीं को ही टैक्स देते थे. द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार्स टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएट्स वेदर they were local headmen of villages और पावरफुल chieftains. जो मुगल्स जो थे वो सिर्फ एक ही टर्म को यूज करते थे, जो अपने इंटरमीडिएट्स जो होते थे, अपने जो बिचौलिए होते थे, जो उनके बीच का काम करते थे, टैक्स लेने वालों के और देने वालों के बीच का जो काम करते थे, उनके लिए, चाहे वो विलेज गांव का हेडमैन था, चाहे वो एक पावरफुल चीफ्टेन था, सबके लिए वो एक ही टर्म का यूज करते थे जिसको जमींदार कहा गया था. अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमैल carried out a careful survey to crop yields, prices and areas cultivated for a 10-year period. अकबर का एक रेवेन्यू मिनिस्टर था जिसका नाम था टोडरमल.
टोडरमल अकबर का एक रेवेन्यू मिनिस्टर था। उन्होंने केयरफुली सर्वे किया क्रॉप यील्ड्स का, प्राइसेस का मतलब रेट का, और जो एरिया में कल्टीवेशन किया जाता था, जो खेती की जाती थी, कितनी फसल होती थी, उसका उन्होंने 10 साल 10 ईयर्स पीरियड के लिए एक सर्वे किया। और वो 10 ईयर्स थी 1517 से लगा के 1580s। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेट टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन केस। और इस डेट के बेस पे टैक्स को फिक्स कर दिया गया था, ईच क्रॉप इन द कैश, और हर क्रॉप के ऊपर कैश लेने लग गए थे। जो टैक्स लिया जाता था, जो रेवेन्यू लिया जाता था, वो कैश लेने लग गए। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू द रेवेन्यू सर्कल्स विच इट वोन शेड्यूल ऑफ द रेवेन्यू रेट्स फॉर द इंडिविजुअल क्रॉप। और ईच जो प्रोविंस था, प्रोविंस मतलब स्टेट, हर जो प्रोविंस था उसको रेवेन्यू सर्कल के बेस पे डिवाइड कर दिया गया था। और रेवेन्यू जो रेट थे वो हर एक फसल के ऊपर, हर क्रॉप के ऊपर इंडिविजुअली फिक्स कर दिए गए थे। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज द जब्त। ये जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको जब्त के नाम से जाना गया था। It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep very careful accounts। और कुछ जो एरियाज थे उसमें मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर लैंड का सर्वे करते थे और केयरफुली अकाउंट्स को देखते थे। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। और जो बड़े प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस मैंने बताया आपको स्टेट, कुछ बड़े स्टेट थे जैसे गुजरात और बंगाल, इनके लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाया था। इन सम एरियाज द जमींदार्स एक्सरसाइज्ड ए ग्रेट डील ऑफ पावर। जमींदार जो थे उन्होंने कुछ एरिया में कुछ जो जमींदार्स थे कुछ एरियाज में वो बहुत ही पावरफुल बन गए थे। द एक्सप्लॉइटेशन बाय द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू द रिबिलियन। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे अगर वो उनका एक्सप्लॉइटेशन करते थे, अगर वो उनका शोषण करते थे, अगर वो उनको परेशान करते थे तो कई बार वो रिबिलियन करते थे। रिबिलियन मतलब विद्रोह कर देते थे, लड़ाई कर देते थे। समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन द रिबिलियन अगेंस्ट द मुग़ल अथॉरिटी। कई बार जमींदार्स जो सेम कास्ट के होते थे, पीजेंट्स और जमींदार्स जो सेम ही कास्ट के होते थे, वो भी मुग़ल अथॉरिटी के अगेंस्ट रिबिलियन करते थे। दीज पीजेंट्स रिवोल्ट्स द चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुग़ल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। और ये जो किसान रिवोल्ट करते थे, लड़ाई करते थे, जो विद्रोह करते थे जो किसान, उनके आगे जो मुग़ल एम्पायर था वो 17th सेंचुरी तक पीजेंट्स जो थे वो चैलेंज करने लगे थे। जो किसान थे वो मुग़ल एम्पायर को चैलेंज करने लग गए थे। इसमें अकबरनामा के बारे में बताया गया है कि जैसे अकबरनामा एंड द दीन अकबरी, आईन अकबरी, अकबरनामा एंड द आईन अकबरी। अकबर ordered one of his close friends and courtiers, अबुल फजल, to write a history of his region। अकबर जो थे उन्होंने एक उनका क्लोज फ्रेंड था और उनका कोर्टियर भी था। कोर्टियर मतलब दरबार में काम करने वाला था और वो उसका क्लोज फ्रेंड भी था जिसका नाम था अबुल फजल। उनको उनके रीजन की हिस्ट्री लिखने के लिए कहा। उनका जो रीजन था अकबर का, अपने रीजन की हिस्ट्री लिखने का ऑर्डर दिया। अबुल फजल रोट ए 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ द अकबर्स रीजन, टाइटल अकबरनामा। और जो अबुल फजल थे उन्होंने 3 वॉल्यूम्स में अकबर के रीजन की हिस्ट्री को लिखा और उसको टाइटल दे दिया अकबरनामा। मतलब उन तीनों वॉल्यूम्स का टाइटल एक ही था, अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डील्ड विद द अकबर्स एंसेस्टर्स एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ द अकबर्स रीजन।
जो पहली वॉल्यूम थी, जो फर्स्ट वॉल्यूम थी, उसमें अकबर के जो एंसेस्टर्स थे, जो उसके पूर्वज थे अकबर के, जो उनके दादा परदादा थे, उनके बारे में बताया गया था। और जो सेकंड वॉल्यूम थी, जो सेकंड पार्ट था, उसमें अकबर के रीजन के बारे में बताया गया था। द थर्ड वॉल्यूम इज़ द आईने अकबरी। जो थर्ड वॉल्यूम था उसको आईने अकबरी का नाम दिया गया था। इट डील्स विद द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी और रेवेन्यूज़ एंड द ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। जो थर्ड था आईने अकबरी, उसमें अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में, हाउस होल्ड के बारे में, उनकी आर्मी के बारे में, किस तरह से रेवेन्यूज़ लिया जाता था, कलेक्ट किया जाता था, और इस तरह के उनके एम्पायर के बारे में बताया गया था। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड द कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन द इंडिया। और उसमें जो इंडिया में रहने वाले लोग थे उनके ट्रेडिशंस के बारे में, उनके कल्चर के बारे में भी बताया गया था। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट द आईने अकबरी इज इट रिच statistical details about the things as the diverse as the crops, yields, prices, wages and the revenues। जो आईने अकबरी था उसमें बहुत सारी डील्स के बारे में बताया गया था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था, जैसे कि डाइवर्स के बारे में, क्रॉप्स के बारे में कि कौन कौन सी फसल वहाँ पे होती थी, उनकी यील्ड्स के बारे में, कितनी पैदावार वहाँ की जाती थी, कितने उनके प्राइसेज होते थे, रेट कैसे होते थे उनके, और उनके वेजेज, जो मजदूरी दी जाती थी लोगों को, वो किस हिसाब से दी जाती थी, और जो रेवेन्यू था, जो एक टैक्स का नाम है ये रेवेन्यू, जो रेवेन्यू था वो किस हिसाब से लिया जाता था, इन सब चीज़ों के बारे में आईने अकबरी में लिखा था। और आईने अकबरी एक मेन सोर्स था हमें इन चीज़ों के बारे में जो बताता था। नेक्स्ट टॉपिक, ए क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज। The broad features of the administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by the Abul Fazl in his book The Akbarnama, in particular in its last volume The Ain-e Akbari। जो अकबर का रीजन, अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी एक मेन फीचर थी जिसमें अबुल फजल जो थे उन्होंने अपनी बुक में लिखा था अकबर के बारे में, और उनकी बुक का नाम था अकबरनामा। ये एक लास्ट वॉल्यूम थी और ये आईने अकबरी कही गई थी क्योंकि अकबर ने लिखी थी, अकबर के कहने पे लिखी गई थी। बुक का नाम था आईने अकबरी, इसलिए अकबर के लिखने के अकॉर्डिंग उसको आईने अकबरी का नाम दिया गया था। अबुल फजल एक्सप्लेन that the empire was divided into provinces called the सूबास। अबुल फजल जो थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अकबर का जो एम्पायर था उसको, उसकी जो प्रोविंसेस थी उसको, उसके एम्पायर को कई प्रोविंस में डिवाइड किया गया था। और प्रोविंस का मतलब मैंने आपको बताया था ये स्टेट। और उस टाइम पे जो प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया था जिसको सूबा कहा गया था, तो सूबाज कहा गया था, गवर्नड बाय द सूबेदार, और जिसको कौन गवर्न करते थे, सूबेदार, हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री फंक्शंस, जो पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस को कैरिड करते थे। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, और हर प्रोविंस में एक फाइनेंशियल ऑफिसर रखा जाता था जिसको दीवान कहा जाता था। फाइनेंशियल ऑफिसर को दीवान कहा जाता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस, और जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसको दीवान कहा जाता था वो अपने प्रोविंस में पीस और लॉ को मेंटेन रखता था। पीस मतलब शांति को, और ऑर्डर्स मतलब लॉज को बनाए रखता था। द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय द अदर ऑफिसर, और सूबेदार जो थे वो दूसरे ऑफिसर्स को सपोर्ट करते थे। और दूसरे जो सूबेदार थे, दूसरे जो ऑफिसर थे वो थे जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर, जो मिलिट्री पे मास्टर था उसको बक्सी कहा गया था उस टाइम पे। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड द चैरिटेबल
पार्टोनेज, जिसको सदर कहा गया था। द मिलिट्री कमांडर्स, फौजदार, जो मिलिट्री कमांडर होते थे उसको फौजदार कहा गया था। एंड द टाउन पुलिस कमांडर, जिसको कोतवाल कहा गया था, जो टाउन पुलिस कमांडर उसको कोतवाल कहा गया था। अच्छा, ये नूरजहाँ के बारे में आपको बताता है कि नूरजहान इन्फ्लुएंस इन द जहांगीर्स कोर्ट, कि जहांगीर के कोर्ट में नूरजहाँ का क्या प्रभाव था, क्या इन्फ्लुएंस था उनका। नूरजहाँ जो थी वो जहांगीर की वाइफ थी, तो नूरजहाँ का क्या इन्फ्लुएंस था। मेहरुनिसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव्ड ए टाइटल नूरजहाँ। जो मेहरुनिसा थी, जो नूरजहाँ थी, उन्हीं का ही नाम था मेहरुनिसा। तो मेहरुनिसा ने जो एम्परर जहांगीर था उनसे 1611 में शादी की थी और एक ग्रेट टाइटल हासिल कर लिया था, मतलब उनका नाम नूरजहाँ रख दिया गया था। शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड द सपोर्टिव टू द मोनार्क। शाहजहाँ के दरबार में, या शाहजहाँ का जो दरबार था उसमें वो बहुत ही लॉयल थी, बहुत ही ईमानदार थी और उन्होंने शाहजहाँ को बहुत ही सपोर्ट किया था। एज ए मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन, और इस ऑनर को, इस सम्मान को बनाए रखने के लिए शाहजहाँ ने सिल्वर कॉइन चलाए, जिसमें एक टाइटल दिया कि वन साइड ऑफ ऑन द अदर एंड द इंस्क्रिप्शन द स्ट्रक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम नूरजहान। एक साइड उन्होंने एक खुद का जो टाइटल था, खुद का नाम जो था वो दिया, और दूसरी साइड उन्होंने उनकी जो बेगम थी, उनकी जो वाइफ थी नूरजहाँ, उनका नाम लिखवाया। द एडजॉइंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर फरमान। उस टाइम पे जो एक डॉक्यूमेंट था, जो किंग्स थे, जो रूलर्स थे, वो ऑर्डर देते थे, जिसको फरमान कहा गया था, ऑफ द नूरजहाँ। साइड में ये नूरजहाँ का एक फरमान दिखा रखा है कि किस तरह से वो अपना ऑर्डर देती थी। द स्क्वायर सील states the command of our most sublime elevated the majesty नूरजहाँ पादशाह बेगम। इसमें कहता है कि जो चौकोर बॉक्स एक दिखा रखा है, इस चौकोर बॉक्स में क्या दिखाया गया है कि वो जो नूरजहाँ जो थी वो बहुत ही महान थी, और वो जो ऑर्डर देती थी, उसका जो आदेश होता था, वो जो ऑर्डर देती थी वो अच्छे से ऑर्डर देती थी, मतलब उस आदेश का सभी लोगों को मानना होता था। द राउंड सील, ये जो राउंड सील है ये क्या दिखाती है, द सन ऑफ शाह जहांगीर से बिकम ए ब्रिलियंट एज द मून। ये दिखाती है कि शाहजहाँ के होते हुए किस तरह से नूरजहाँ जो थी वो एक मून की तरह चमकने लगी थी। मे नूरजहाँ पादशाह भी लेड ऑफ द एज, और वो चाहती थी कि नूरजहाँ जो थी वो चाहती थी कि वो एक जहांगीर के टाइम की एक बहुत ही अच्छी लेडी बने, इसलिए उन्होंने ये सब किया था। ये नूरजहाँ का एक फरमान दिखा रखा है, जिसमें 2 सील दिखा रखे हैं, 2 स्टैंप दिखा रखे हैं। अकबर्स नोबल्स commanded large armies and had access to a large amount of the revenues। जो अकबर के जो नोबल्स थे वो लार्ज आर्मी रखते थे और लार्ज अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू, और रेवेन्यू का बड़ा भाग एसेस कर देते थे, रेवेन्यू का बड़ा भाग वो खर्च कर देते थे। वाइल दे वर लॉयल द एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली, बट बाय द एंड ऑफ द 17th century मैनी नोबल्स हैड बिल्ड इंडिपेंडेंस नेटवर्क्स ऑफ देयर ओन। उनके जो अकबर था, उनके बहुत सारे एम्पायर में लॉयल आदमी काम करते थे, मतलब ईमानदारी से लोग काम करते थे, लेकिन जब तक वो ईमानदारी से काम करते रहे थे उस टाइम तक उनका जो साम्राज्य था, उनका जो एम्परर था, बहुत ही इफ़ेक्टिवली चलता रहा था। लेकिन 17th सेंचुरी तक आते आते जो नोबल्स थे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया था। देयर लॉयल्टीज़ टू एम्पायर वर वीकन्ड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि उनकी जो लॉयल्टीज़ थी वो ख़त्म हो गई थी। उन्होंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया था, उन्होंने अपने लिए काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उनका जो एम्पायर था वो
वीक होता चला गया था, कमज़ोर पड़ने लग गया था। While Akbar was at the Fatehpur Sikri during 1570s, he started discussion on the religion with the ulemas, Brahmins, Jesus priests, who were Roman Catholics and the Zoroastrian. अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था उस दौरान 1517 की बात है ये, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन करना शुरू कर दिया था, और वो डिस्कशन रिलीजियस बेस था। जो उलेमाज होते थे, ब्राह्मण्स होते थे, जेसुस प्रीस्ट होते थे, मतलब पुजारी होते हैं ये, और रोमन कैथोलिक्स मतलब रोमन की जो चर्च थी वो 2 पार्ट्स में बटी थी, उनमें से एक थी कैथोलिक। तो रोमन कैथोलिक्स के लोग थे, और जोरास्ट्रियन थे, ये भी एक धर्म है, एक रिलीजन है। तो जो जोरास्ट्रियन थे, इन सभी लोगों से उन्होंने रिलीजन से रिलेटेड डिस्कशन करना शुरू कर दिया था 1517 में। These discussions took place in the इबादत खाना, और ये डिस्कशन इबादत खाना में करते थे। He was interested in the religion and the social custom of the different people. Akbar's interaction with people of the different faith made him the realize that the religious scholars who emphasizes rituals and the dogma were often bigots. अकबर जो थे उनका इंटरेस्ट था कि वो अलग अलग जो सोशल कस्टम्स होते हैं, जो अलग अलग रीति रिवाज होते हैं डिफरेंट लोगों के, तो वो जाने, और अकबर का उन लोगों के प्रति वो इंटरेक्शन रखते थे जो डिफरेंट भेद के होते थे, डिफरेंट धर्म के होते थे, डिफरेंट कास्ट के होते थे। तो ऐसे जो 2 रिचुअल्स थी, जिसका नाम था डोगमा और दूसरी का नाम था बाइगोट्स। डोगमा और बाइगोट्स ऐसी 2 रिचुअल थी। रिचुअल मतलब जो डोगमा थी वो एक ऐसी स्टेटमेंट थी, जो अधिकार होते थे उनको, जो अथॉरिटीज़ होती थी उनको, कि वो जो राइट था उनको कि जो भी वो काम कह देते थे लोगों को वो करना पड़ता था, और वो चाहते थे बिना ही कोई क्वेश्चन रेज किए वो इसको लोग एक्सेप्ट कर लें। और जो बाइगोट्स होते थे ये ऐसे लोग होते थे, कुछ ऐसे इंडिविजुअल पीपल होते थे जो बिना ही कोई क्वेश्चन किए, और रिलीजियस बिलीव्स होते थे या रिलीजियस कल्चर्स होते थे उनको अपना लेते थे। देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन्स एंड द डिसहार्मनी अमंग हिज सब्जेक्ट्स। उन ऐसे लोगों की जो डोगमाज होते थे, ऐसे लोगों की जो टीचिंग्स होती थी, ऐसे लोगों की जो शिक्षाएं होती थी, अकबर का सोचना था कि वो लोगों में डिवीजन को क्रिएट करती हैं और डिसहार्मनी को क्रिएट करती हैं, लोगों में असमानता की भावनाओं को वो फैलाती हैं। दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल यूनिवर्सल पीस। इसलिए जो अकबर थे उन्होंने एक आइडिया अपनाया जिसका नाम था सुलह कुल, और सुलह कुल का मतलब था यूनिवर्सल पीस, और यूनिवर्सल पीस मीन्स सब जगह शांति हो। इसका मतलब था कि सब जगह शांति रहे, मेरा जो एम्परर था, मेरा जो साम्राज्य था उसमें सब जगह शांति रहे। इसलिए अकबर ने सुलह कुल का एक आइडिया लिया जिसका मतलब उन्होंने रखा था यूनिवर्सल पीस। दिस आइडिया ऑफ द टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स इन हिज रिकाम। तो ये जो आइडिया था वो डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता था बिटवीन पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन, क्योंकि उनका जो एम्पायर था उसमें डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते थे, डिफरेंट कल्चर के लोग थे, डिफरेंट कास्ट के लोग थे। इसलिए वो नहीं चाहते थे किसी भी लोग के साथ, किसी भी पीपल के साथ किसी भी लोगों का डिस्क्रिमिनेशन हो। इसलिए उन्होंने ये सुलह कुल की जो नीति थी, सुलह कुल का जो आइडिया था वो अपनाया था। इट फोकस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस। उनका जो सुलह कुल जो आइडिया था वो किस बात पर फोकस करता था, क्योंकि उनके जो सुलह कुल का जो आइडिया था उसमें ऑनेस्टी थी, जस्टिस था और पीस थी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी भी थी, जस्टिस मतलब वो न्याय देते थे, और पीस मतलब शांति थी उनके एम्पायर में। दैट वॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल किया गया था। अबुल फजल helped Akbar in the framing a vision of governance around his idea of सुलह कुल।
और जो अबुल फजल थे, जो उनके कोर्टियर थे, जो उनके दरबारी थे और उनके क्लोज फ्रेंड थे, उन्होंने इस आइडिया को गवर्नेंस करने में, सुलह कुल जो आइडिया था उसको अपनाने में अकबर की हेल्प की थी। दिस प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाय द जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। और इसी प्रिंसिपल को कौन सा प्रिंसिपल, जो सुलह कुल था, जो यूनिवर्सल पीस था, उसको जहांगीर ने और शाहजहां ने भी अपना लिया था। सुलह कुल की कैसी नीति थी, जहाँ पे यूनिवर्सल पीस था, जिसमें ऑनेस्टी थी, जस्टिस था, उस पीस था, इसलिए शाहजहां ने और जहांगीर दोनों ने इसको, सुलह कुल को या यूनिवर्सल पीस को अपना लिया था। अकबर का जो बेटा था जहांगीर, उन्होंने भी अपने फादर की जो पॉलिसी थी सुलह कुल, उसको अपना लिया था। अकबर का जो बेटा था उनका नाम था जहांगीर। जो मुग़ल एम्परर्स थे, जो मुग़ल एम्पायर था जिसमें जिन जिन मुग़लों ने रूल किया था, उनके नाम एक बार मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जो था वो थे बाबर, जिन्होंने 1526 से और 1530 के बीच में रूल किया था। उसके बाद हुमायूं आए थे, हुमायूं के बाद अकबर थे, अकबर के बाद जहांगीर आया था, फिर शाहजहां आए थे, फिर उसके बाद औरंगज़ेब आए थे। औरंगज़ेब जो थे वो लास्ट मुग़ल रूलर थे, और हाँ, औरंगज़ेब जो थे लास्ट मुग़ल रूलर थे, जिन्होंने 1658 से 1707 तक रूल किया था। उसके बाद एक बार रिकॉल कर लेते हैं चैप्टर को थोड़ा सा। एक तो सुलह कुल का आइडिया जो था यूनिवर्सल पीस था, मैंने आपको अभी बताया था इसके बारे में, जिसमें ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस था, जो जहांगीर और शाहजहां ने भी अडोप्ट किया था। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि अकबर के जो नोबल्स थे, उन्होंने वो लार्ज आर्मी रखते थे, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू को वो एसेस कर देते थे। 17वीं सेंचुरी में जो नोबल्स थे वो अपनी लॉयल्टी के लिए, अपनी वफादारी के लिए नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट के बेस पे ही अपने इंडिपेंडेंट नेटवर्क बना लिए थे, जिनसे वो खुद अपने लिए काम करने लग गए थे, जिससे उनका एम्पायर वीक होता चला गया था। अकबर जब फतेहपुर सीकरी में थे तो उन्होंने बहुत सारे जो लोग थे, जैसे जेसुस प्रिस्ट थे, ब्राह्मण्स थे, उलेमास थे और रोमन कैथोलिक्स थे, जोरास्ट्रियन थे, ऐसे लोगों के साथ धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया था। वो जो भी डिस्कशन करते थे वो इबादत खाना में डिस्कशन करते थे। जहाँ पे वो डिस्कस करते थे उस जगह का नाम था इबादत खाना। उसके बाद अकबर जो थे उन्होंने वो सोचते थे जो डोगमा और जो बाइगोट्स थे, ये उनकी जो टीचिंग्स थी वो लोगों में डिवीज़न और डिसहार्मनी को क्रिएट करती हैं, इसलिए उन्होंने सुलह कुल की जो नीति थी, सुलह कुल का जो आइडिया था, जिसका मतलब था यूनिवर्सल पीस, उसको अपना लिया था। या मैंने मेहरुनिसा के बारे में बताया, जो मेहरुनिसा जो थी वो नूरजहाँ का ही पुराना नाम था, और औरंगज़ेब से उनकी शादी हुई थी। उनका सिल्वर कॉइन, जो शाहजहां थे उन्होंने जहांगीर जो थे उन्होंने सिल्वर कॉइन उनके लिए बनवाए थे, और उनको एक टाइटल दिया था, एक साइड अपना और दूसरी साइड जो उनकी बेगम थी नूरजहाँ, उनका नाम लिखवाया था। अच्छा, उसके बाद जो मिलिट्री पे मास्टर, उसको बख्शी कहा गया था। मिनिस्टर इंचार्ज जो था रिलीजियस, चैरिटेबल और पार्टनेज, उसको सदर कहा गया था। मिलिट्री कमांडर्स को फौजदार कहा गया था, और टाउन पुलिस कमांडर को कोतवाल कहा गया था। इसकी ब्रूड फीचर्स हमने देखी थी। अकबर की जो पॉलिसीज़ थी, उनकी क्या पॉलिसीज़ थी अकबर की। अबुल फजल जो थे उन्होंने अकबरनामा लिखा था। दी आईने अकबरी जो थी वो इसी का ही एक पार्ट था। अबुल फजल जो थे उन्होंने उनके एम्पायर को बताया कि जो एम्पायर जो था उसको प्रोविंस में डिवाइड कर दिया गया था, जिसको सूबाज कहा गया था। उनको गवर्न करने वाला जो आदमी था उसको सूबेदार कहा गया था, जो मिलिट्री फंक्शंस को और पॉलिटिकल अफेयर्स को देखता था। जो फाइनेंशियल एक ऑफिसर हर प्रोविंस में रखा गया था, फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसको दीवान कहा गया था, वो अपने जो प्रोविंस था उसमें पीस और ऑर्डर को देखता था, और जो दूसरे ऑफिसर्स थे उनको भी सपोर्ट करता था। उसके बाद अकबरनामा के बारे में ये बताया गया था कि यहाँ पे 3 वॉल्यूम थी। फर्स्ट जो वॉल्यूम थी उसमें अकबर के एंसेंटर्स के बारे में बताया गया था। सेकंड जो वॉल्यूम थी उसमें अकबर के रीजन के बारे में बताया गया था। थर्ड जो वॉल्यूम थी उसमें आईने अकबरी के बारे में बताया गया था, जिसमें अकबर की क्रॉप यील्ड, प्राइसेज, वेजेज और रेवेन्यूज के बारे में बताया गया था। जब्त और जो ज़मींदार हैं, इसमें हेडमैन और लोकल चीफ 10 के बारे में मैंने बताया था। पीजेंट्री से जो टैक्स लिया जाता था, जो पीजेंट्स प्रोड्यूस करते थे अपनी खेती में,
तो उसका कुछ परसेंट वो टैक्स देते थे जिसको रेवेन्यू कहा गया था, और वो टैक्स हर क्रॉप के ऊपर अलग अलग प्रकार से लिया जाता था। और उनका मेन सोर्स जो था मुग़ल रूलर्स का जो मेन सोर्स था वो एक टैक्स ही था, रेवेन्यू ही था। बहुत सारे जो जगह थी, मोस्ट प्लेसेस जो थे उस पर पीजेंट्स जो थे वो हेडमैन और लोकल चिफ्टेन के थ्रू ही टैक्स देते थे। मुगल्स जो थे उन्होंने सिर्फ एक ही टर्म का यूज किया था, ज़मींदार, और ज़मींदार वो सभी के लिए यूज करते थे जो इंटरमीडिएट्स जो भी होते थे, मान लो विलेज हेडमैन था या फिर पावरफुल चिफ्टेन था। ईच प्रोविंस जो थी उसको डिवाइड कर दिया गया था रेवेन्यू सर्कल के बेस पे, और रेवेन्यू रेट्स जो थे वो इंडिविजुअल क्रॉप के ऊपर फिक्स कर दिए गए थे। रेवेन्यू सिस्टम जो था उसको जब्त का नाम दिया गया था, और ये डिफरेंट एरिया में अलग अलग सर्वे करके लिया जाता था। जागीर की शॉर्टेज हो गई थी। शॉर्टेज होने की वजह से जो मनसबदार जो थे उनको लंबा वेट करना पड़ता था, क्योंकि उनको जागीर रिसीव नहीं होती थी, क्योंकि जो मनसबदार जो थे उनको इंक्रीज कर दिया गया था। जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, जो जमींदार जो थे जो जमींदार जो थे, मनसबदार जो थे, वो जितना पॉसिबल हो सके उतना ही जागीर से रेवेन्यू को कलेक्ट करने की सोचते थे, जिससे पीजेंट्री जो थी या किसान जो थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना पड़ा था। Students, this video is enough for the today's lecture. You must go throughout the chapter once again yourself for better understanding. I will provide you PDF for the keywords, question answer, extra questions, etc., which will be available on the school website. और school website is, ये हमारी स्कूल की वेबसाइट है, और इसमें जो आपके यूटी होंगे उसमें हिस्ट्री का चैप्टर 2, सिविक्स का चैप्टर 1 और ज्योग्राफी का चैप्टर 1, ये तीनों चैप्टर्स आप लर्न कर लेना। इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और जो 20 मार्क्स का लिया जाएगा। जब भी लिया जाएगा आपके पास डेट शीट भेज दी जाएगी विद सिलेबस। थैंक यू।